हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिफंड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है तो क्या रीज़न हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है अगर आपको कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इसके लिए काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें से चलिए हम कुछ मैक्सिमम रीज़न को कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपका इनकम टैक्स का रिफंड क्यों नहीं आ रहा है। वैसे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए या प्रीवियस ईयर 21-22 की मैं बात करूं तो जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है और लोगों के अकाउंट में जो टैक्स का रिफंड है वो बहुत ही फास्टली आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि इनकम टैक्स का रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला तो रीज़न ये है कि अगर आपकी ITR जो है अगर प्रॉपरली आपने वेरीफाई नहीं की है। क्या होता है कि अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेते हैं और उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न को आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो ITR है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। आपकी ITR कंप्लीट ही तभी मानी जाती है जब उसको वेरीफाई आप कर लेते हैं। तो वेरीफाई आप जो कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं, जहां आधार OTP या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर फिजिकल मोड से कर सकते हैं जहां पर आप ITR-V को सेंड कर सकते हैं बेंगलुरु के एड्रेस पे साइन करने के बाद। अब आप आधार OTP या नेट बैंकिंग से इलेक्ट्रॉनिकली इसको कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो आपको वेरिफिकेशन करना होता है ये 120 दिन के अंदर, अगर करीब करीब मैं बात करूँ तो 4 महीने आपको मिलते हैं इसको वेरीफाई करने के फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ITR। तो जब आपने ITR फाइल कर ली तो उसके 4 महीने के अंदर आप इसको वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए। कई बार क्या होता है आप वेरिफिकेशन इसको करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है, रिफंड है, वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ये तो ही पहले पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में हम बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड। कई बार क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली वैलिडेटेड नहीं होता, उसको वैलिडेटेड कराना जरूरी होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होगा तो रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID मेंशन किया हुआ है एज प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर, जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर देखेंगे तो आपको वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ जाएंगी। तो वहाँ पर आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी ईमेल ID आपसे मांगता है। तो आप चेक कर लीजिए जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपने मेल ID और मोबाइल नंबर दिया हुआ है वही सेम मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके बैंक अकाउंट में भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं आज तो नेट बैंकिंग मैक्सिमम यूज़ होती हैं, तो आप अपने नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन कर लीजिए और चेक कर लीजिए वहाँ प्रोफाइल में जाके कि वहाँ पर भी आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल ID वो सेम है जो कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर दिया हुआ है। अगर दोनों सेम होंगे तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड आने में आसानी होगी। अगर वो सेम नहीं होंगे तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है। तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए अपने बैंक अकाउंट में और पोर्टल के ऊपर, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर कि अकाउंट सेम है। अब इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप कहाँ जाकर चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस डिमांड। कई बार क्या होता है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी और आपने इनकम टैक्स रिफंड उसमें क्लेम कर लिया, बट क्या होता है कि कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कुछ पिछले सालों की, पिछले असेसमेंट ईयर्स की या प्रीवियस ईयर की डिमांड निकाल के खड़ा होता है और उसकी वजह से जो आपका इस साल का इनकम टैक्स का रिफंड है वो आपका प्रोसेस नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि कुछ आपके टैक्स पेबल क्लेम होते हैं पास्ट असेसमेंट ईयर से रिलेटेड जो कि पूरी तरह से सॉल्व नहीं होते, अनरिजॉल्व होते हैं। तो क्या होता है जो आपने रिफंड की रिटर्न फाइल करी है वो आपको रिलीज़ नहीं होगा जब तक कि आप ये जो पास्ट के ड्यूज़ हैं, आपके जो पास्ट आउटस्टैंडिंग आपकी डिमांड जो निकाली हुई है डिपार्टमेंट ने, ये जो डिमांड निकाली जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, ये सेक्शन 245 के अंदर निकाली जाती है और इसके लिए आपके पास मेल भी आ जाती है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी ही मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास भी इस तरीके से कुछ 245 का नोटिस आया है कोई पुरानी डिमांड को लेकर, तो पहले आपको वो डिमांड क्लियर करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी या उससे एग्री या डिसएग्री करना पड़ेगा, आपको ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो आ पाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, अगर आपकी कुछ डिमांड है तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ जाकर और किस तरीके से आप उस डिमांड को पे कर सकते हैं ताकि आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो आ सके। अब देखिए, अब यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप ये जो मैंने आपको बात कर रहा था कि ये आप कैसे पे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो देखिए आपको ये पेंडिंग एक्शन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड नज़र आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा सबमिट रिस्पॉन्स का। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिस्पॉन्स को सबमिट कर सकते हैं, बट ये आगे बहुत लंबा प्रोसेस है। ये मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया, आप उस वीडियो को लिंक पे देख लीजिए तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। रॉन्ग बैंक डिटेल्स हो सकती हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो तो आपका बैंक के अंदर ही आना है। तो सपोज़ करें आपने रॉन्ग बैंक डिटेल दे दी, आपका अकाउंट नंबर ही वहाँ गलत मेंशन कर दिया,
या फिर ऐसा अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है और वो बंद हो चुका है, या गलत आपने IFSC कोड दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंटली बहुत सारे बैंक आपस में मर्जर हो गए हैं, तो उन मर्जर की वजह से क्या होगा कि जो IFSC कोड है बैंक्स के वो चेंज हो चुके हैं। तो आपको भी अकॉर्डिंगली ही ये ज़रूर चेक कर लेना है अपने अकाउंट में जाके कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन है कि नहीं, करेक्टली मेंशन है कि नहीं। तो देखिए इसके ऊपर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस पोर्टल पर ले आया हूँ, आप भी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। आपको यहाँ नज़र आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल में अपडेट और बैंक अकाउंट। तो देखिए जैसे ये तो आप अपडेट की बात कर रहे थे, जैसे मैं आपको ऊपर मैंने बताया था कि आपकी प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी मेल ID होती है। तो आप जैसे इस पेज पे आएंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल में अपडेट नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर नज़र आ जाएगा प्राइमरी और ईमेल नज़र आ जाएगा प्राइमरी। तो ये चेक कर लीजिए आप, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट में भी बताया था, इस पॉइंट में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपका जो मोबाइल नंबर आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिया होता है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे दी होती है। ये जो प्राइमरी डिटेल आपके ने दी होती है, देखिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर ये प्राइमरी डिटेल आपकी मैच कर जानी चाहिए आपके जो बैंक अकाउंट से है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आप यहाँ पर आके इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए जब आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अपनी प्राइमरी मोबाइल डिटेल और प्राइमरी ईमेल डिटेल नज़र आ जाएंगी। तो यही डिटेल आपकी बैंक में भी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अब हम बैंक अकाउंट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए माई बैंक अकाउंट नज़र आ रहा है, आप इस पर चेक कर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इस केस में जो ICICI बैंक लिमिटेड है यहाँ पे ये प्रॉपर्ली वैलिडेटेड है। अगर आप भी देख लीजिए इस तरीके से आपका भी यहाँ पे बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए। तो अगर आपका वैलिडेटेड नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए ये आपको 3 डॉट नज़र आ जाएंगे, यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा बैंक व्यू बैंक डिटेल, रिमूव बैंक अकाउंट, रीवैलिडेट। तो रीवैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। तो रीवैलिडेट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिए, अकाउंट टाइप क्या है, प्राइमरी है, जॉइंट है, ICICI बैंक लिमिटेड है, और नीचे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप या नज़र आ रहे हैं जो मैंने हाइड किया हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर जाकर डाल के इसको वैलिडेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल्स कुछ गलत हैं। तो नीचे आते हैं 5वां पॉइंट, हम देख लेते हैं रॉन्ग कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें फ्रेंड्स क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है कि आपका जो पोर्टल है, जैसा मैंने आपको दिखाया था प्राइमरी डिटेल, प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और जो मेल ID दिखाया था या सेकेंडरी मेल ID दिखाया था या मोबाइल नंबर दिखाया था, वो आपका कई बार गलत हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि जो भी आपकी इंटीमेशंस होती हैं, नोटिस आते हैं, जो भी आपके आते हैं वो इन्हीं मोबाइल नंबर या ईमेल ID पे आते हैं। अगर आपकी करेक्ट नहीं होंगी तो उस केस में क्या होगा, आपका कोई भी जो इंटीमेशन यहाँ आएगा डिपार्टमेंट तो ये समझ लेगा कि आपको वो इंटीमेशन मिल चुका है और आपने किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं किया है। तो इस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट ये मान लेगा एक टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद कि जो उन्होंने नोटिस आपको सेंड किया है आप उससे एग्री कर रहे हैं और आपका इससे किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID को करेक्टली उस पर अपडेट करना। क्या होता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते होंगे पास्ट में किसी भी एजेंट से और वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते होंगे, तो उसने अपनी डिटेल्स वहाँ डाल के रखी होंगी। तो बट आप पिछले कई सालों से आप उससे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवा रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल ID उसी पर्सन का ऑलरेडी वहाँ नज़र आ रहा होगा। तो सारे नोटिस या जो भी हैं उस पर्सन के पास जा रहे होंगे, तो आपको कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा होगा उसके बारे में। तो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की नज़रों में तो जो आपने वहाँ पर पोर्टल पे मोबाइल नंबर या ईमेल ID या कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई हैं वो सही मान के चल रहा है और आप वो मान के चल रहा है कि आप किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 4 या 5 तरीके की मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिनकी वजह से आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो रुक सकता है, या जो आपका इनकम टैक्स का रिफंड है वो फास्ट प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये भी आप 4 या 5 तरीके के जो हैं चीज़ों को देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें एक बार आप चेक जरूर कर लें अपने पोर्टल पर जाकर या अपने बैंक अकाउंट में जाके, ताकि आपका भी कुछ इस तरीके से है तो वो आपका रिफंड फास्ट प्रोसेस हो सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके प्रेस ऑल कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।